स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज की इस वीडियो में ध्वनि पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आइए बारी बारी से इन अभ्यास प्रश्नों के हल पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 का प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 में 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। हमें जो सबसे सही विकल्प है उस विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो है क मीटर, ख सेकंड, ग हर्ज और घ है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा हर्ज, जिसे हम लोग HZ से लिखते हैं, यानी आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। प्रश्न है ध्वनि संचरित हो सकती है। विकल्प क केवल ठोसों में, विकल्प ख केवल द्रवों में, विकल्प ग केवल वायु या गैसों में, विकल्प घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में, यानी ध्वनि संचरित हो सकती है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। अब है प्रश्न नंबर 3। इनमें किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? विकल्प क छोटी बच्ची की, विकल्प ख छोटे बालक की, विकल्प ग महिला की, विकल्प घ पुरुष की। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क छोटी बच्ची की। इनमें किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प क छोटी बच्ची की। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें जो सही कथन है उसमें हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला कथन है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। यह गलत होगा। यह विकल्प था, ये प्रश्न था, कथन था कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो यह गलत कथन है। दूसरा कथन है यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यह भी कथन गलत है। कथन 3 ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यह सही कथन है, इसलिए इसके आगे हमने सही का चिन्ह लगाया है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, यह सही कथन है। कथन 4 कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। यह कथन गलत है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। यह गलत है। विकल्प 5 या कथन 5 अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह गलत है, क्योंकि अप्रिय ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? शोर। तो यह जो कथन है कि अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह गलत है। अब हम आते हैं कथन 6 पर। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है। यह कथन सही है, इसलिए मैंने यहाँ सही का चिन्ह लगाया है। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है। यह सही कथन है। अब हम आते हैं कथन 7 पर। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यह सही कथन है। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यह सही कथन है। अब हम 8वें कथन पर आते हैं। कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यह सही है। कंपन करने वाले
वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यह सही विकल्प है, इसलिए मैंने यहाँ सही का चिन्ह लगाया है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थानों को भरना है। पहला है, केवल कंपित वस्तु ही डैश उत्पन्न करती है। खाली जगह है, उसमें हमें सही उत्तर भरना है। तो केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ध्वनि, यानी केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। दूसरा है, आयाम का मात्रक डैश है। इसका उत्तर होगा मीटर है। आयाम का मात्रक मीटर है। 3 नंबर, किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आवर्तकाल। किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद है 4 नंबर, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। खाली स्थान पर जो उत्तर आएगा वह है आयाम। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी और आयाम कम होने पर ध्वनि की प्रबलता कम होगी, यानी प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। 5वां है, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर। यहाँ पर रिक्त स्थान में जो आएगा वह है शोर। नंबर 6, ध्वनि का संचरण डैश में नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर जो शब्द आएगा वह है निर्वात। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। उसके बाद है 7 नंबर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ पर रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा वह है प्राश्रव्य ध्वनि, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसके बाद फिर आगे है, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व क्या होता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा वह है कम, यानी तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 है कि एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करता है। कोई कंपित वस्तु है जिसमें 5 सेकेंड में कंपनों की संख्या 50 है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि आवर्तकाल क्या है? एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कहते हैं और 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हमें आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल ज्ञात करना है, यानी एक कंपन में लगने वाले समय को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चूंकि 50 कंपन में लगने वाला समय है 5 सेकेंड, 50 कंपन में लगने वाला समय है 5 सेकेंड, तो एक कंपन में लगने वाला समय क्या होगा? हम 5 को 50 से विभाजित कर देंगे। तो जब 5 को 50 से विभाजित कर देंगे तो यह कितना आएगा? 1/10 सेकेंड। और जब 1 को 10 से विभाजित करेंगे तो 0.1 सेकेंड, यानी आवर्तकाल हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ये आवर्तकाल निकल गया। अब हमें निकालना है आवृत्ति। तो 5 सेकेंड में होने वाली कंपनों की संख्या हमें दी हुई है 50 की 5 सेकेंड में 50 कंपन पूरे होते हैं। तो 1 सेकेंड में होने वाली कंपनों की संख्या क्या होगी? इस बार हम लोग 50 को 5 से विभाजित कर देंगे। 50 को 5 से विभाजित करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है।
कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या है 400, यानी इसकी आवृत्ति, इस कंपन की आवृत्ति हो गई 400 हर्ट्ज। अब हमें पता करना है आवर्तकाल, मतलब एक कंपन में लगने वाला समय। तो 400 कंपनों में लगने वाला समय है 1 सेकंड। तो एक कंपन में लगने वाला समय वो क्या होगा, एक को हम लोग विभाजित कर देंगे 400 से। तो एक को 400 से विभाजित करेंगे तो यह आएगा 0.0025 सेकेंड। तो ये 0.0025 सेकेंड जो है यह इस कंपन का आवर्तकाल होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न है, शोर एवं संगीत में क्या अंतर है? शोर एवं संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, जबकि प्रिय एवं सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, जबकि प्रिय एवं सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। अब दूसरा भाग है प्रश्न का कि क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाने पर संगीत भी शोर बन सकता है। ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाने पर संगीत भी शोर बन सकता है। अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। तो यह हमारे मानव वाक यंत्र का यह चित्र है। इसमें हमने वाक तंतु और झिरी को दिखाया है। इसकी कार्य की व्याख्या करना है। तो मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। ये हमारा वाक यंत्र है या कंठ है। यह कहाँ स्थित होता है? यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। इसमें ऊतकों से बनी हुई 2 परत होती है, जिसे हम लोग वाक तंतु कहते हैं। ये और ये वाक तंतु है। दोनों वाक तंतुओं के बीच एक पतली झिरी होती है। जब फेफड़े द्वारा वायु झिरी से होकर बाहर निकाली जाती है तो दोनों वाक तंतुओं में कंपन होता है और इस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। इसमें ऊतकों से बनी हुई 2 परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाक तंतु। दोनों वाक तंतुओं के बीच एक पतली झिरी होती है। जब फेफड़े द्वारा वायु झिरी से होकर बाहर निकाली जाती है तो दोनों वाक तंतुओं में कंपन होता है और इस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, हमारे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं वाहन एवं उनके हॉर्न, मशीन, जनरेटर, पटाखे, ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, रेडियो, लाउड स्पीकर, वातानुकूलित कूलर आदि। तो ये सब कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। अब प्रश्न संख्या 9 में हम आते हैं। प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग के द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस प्रयोग के लिए मेरे द्वारा यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। अब इस चित्र का वर्णन यहाँ पर है, इस प्रयोग का। इसमें क्या किया गया है? तो प्लास्टिक का एक बोतल लिया गया है और इसके नीचे के आधार को काटकर हटा दिया गया है। प्लास्टिक के एक बोतल लेकर उसके नीचे के आधार को काटकर हम हटा देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि लकड़ी की तख्ती लेकर उस पर एक मोबाइल फोन रखते हैं। लकड़ी की एक तख्ती लेते हैं और उसके ऊपर एक मोबाइल फोन रखते हैं और कटे हुए बोतल से उस मोबाइल फोन को ढक देते हैं। तख्ती और बोतल के कोर के बीच, तख्ती और बोतल के कोर के बीच हम क्या करते हैं? मोम लगा देते हैं। क्यों? ताकि बाहर की वायु अंदर और अंदर की वायु बाहर ना जा सके। मतलब वह बोतल जो है वायु रोधी बन जाए।
अब एक दूसरे मोबाइल फोन से बोतल के अंदर वाले फोन की घंटी बजाने पर उसकी ध्वनि हमें बाहर सुनाई पड़ेगी। जब अंदर वाले मोबाइल पर हम बाहर के किसी फोन से घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमें बाहर सुनाई पड़ती है, क्योंकि फोन और बोतल की दीवार के बीच वायु मौजूद है, यानी ध्वनि का संचरण हो रहा है वायु में। अब बोतल को निकास नली युक्त कॉर्क से बंद कर देते हैं। इसमें निकास नली लगी हुई है, तो इस निकास नली युक्त कॉर्क से बंद करने के बाद एक वायु चूसक पंप द्वारा बोतल के अंदर की वायु को बाहर निकालने पर घंटी की आवाज धीमी होती जाएगी, और जब सारी वायु बाहर निकल जाएगी तब घंटी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। यह प्रयोग था कि प्लास्टिक का एक बोतल लेकर उसके नीचे के आधार को काटकर हटा देते हैं। अब लकड़ी की एक तख्ती लेकर उस पर एक मोबाइल फोन रखते हैं और कटे हुए बोतल से उसे ढक देते हैं। तख्ती और बोतल के कोर के बीच मोम लगा देते हैं ताकि बाहर की वायु अंदर और अंदर की वायु बाहर न जा सके। अब एक दूसरे मोबाइल फोन से बोतल के अंदर वाले फोन की घंटी बजाने पर उसकी ध्वनि हमें बाहर सुनाई पड़ेगी, क्योंकि फोन और बोतल की दीवार के बीच वायु मौजूद है। अब बोतल को निकास नली युक्त कॉर्क से बंद करके एक वायु चूसक पंप द्वारा बोतल के अंदर की वायु को बाहर निकालने पर घंटी की आवाज धीमी होती जाएगी, और जब सारी वायु बाहर निकल जाएगी तब क्या होगा, घंटी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। यानी अब क्या है, बोतल के अंदर निर्वात है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न है, आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इनके मात्रक लिखिए। आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इनके मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले आयाम की परिभाषा, किसी कंपन के दौरान कंपायमान वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कंपन का आयाम कहते हैं। किसी कंपन के दौरान कंपायमान वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कंपन का आयाम कहते हैं। इसका मात्रक मीटर है। उसके बाद आवर्तकाल है। एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का मात्रक सेकंड है। उसके बाद है आवृत्ति। एक सेकंड में होने वाली पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी कंपन पूर्ण होती है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं, और इसका मात्रक हर्ट्ज है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की गति वायु में लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की गति वायु में लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री
एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम नहीं मिल पाता है। अंतरिक्ष पर क्या है, किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब निर्वात की स्थिति है। तो अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने ध्वनि पाठ पर में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल को बारी बारी से देखा। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।